देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन में स्क्रीनशॉट आ गया होगा। मैं यहाँ पर लैपटॉप से पढ़ रहा हूँ। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। तो देखिए पहला सवाल जो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहला सवाल। तो पहले सवाल में Q1 आपको दिया गया है, Q1 बराबर है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम। Q2 बराबर दिया गया है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। उनके बीच की दूरी जो D है वो है आपकी 30 सेंटीमीटर। कूलाम देखो SI का मात्रक है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 30 × 1/100 सेंटीमीटर में हो जाएंगे इतने मीटर। ये से ये कट गया, 3/10 को हम लिख देंगे, 3/10 बराबर हो जाएगा हमारा 0.3 मीटर। अब जो बल लगेगा तो Q1 व Q2 के बीच बल, यह बल कितना लगेगा। कूलाम बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। तो जो R है हमारा वो D के बराबर है, डिस्टेंस। तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9 SI यूनिट में। Q1 है 2 × 10⁻⁻7 गुणे यहाँ पर है 3 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 0.3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे इसको तो यहाँ पर हमारे को मिल जाएगा 9 दूनी 18 गुणे 3 गुणे 10⁻9 गुणे 10⁻⁻7 गुणे 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 0.3 गुणे 0.3। यहाँ से इसको हटाएंगे, ऊपर एक 10 लिख लेंगे। यहाँ से इसको हटाएंगे, एक ऊपर 10 लिख लेंगे। अब 3 से काट देंगे, 3 एकम 1 3 एकम 1 कट गया, 3 एकम 1 3 18। तो यहाँ पर 6 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6 गुणे 10 की घात देखेंगे, एक ये तो 9 जो धनात्मक घाते हैं, 9 और 1 10 और 1 11 और 7 और 7 14 माइनस का 14 ये हो गया। तो बराबर हो जाएगा 6 × 10⁻14 में से 11 गए माइनस के 3 और यहाँ पर आ गया न्यूटन। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, 6 × 10⁻³ न्यूटन, या इसी को हम लिख सकते हैं 6 मिली न्यूटन। आंसर आ गया। तो पहला सवाल इस तरीके से हमारे को मिल गया है। अब दूसरा सवाल करते हैं 1.2। ये 1.1 था, अब 1.2 सॉल्व करते हैं। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपको दिख गया होगा। 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो नंबर 1 ए दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, नंबर बी दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो यहाँ पर देखो 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के एक छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण बल लगता है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर 2 गोले दिए गए हैं, एक गोला ये दिया गया है, एक कोई छोटा गोला दिया गया है ऐसे। तो इनके बीच की जो दूरी है वो कुछ होगी, हम यहाँ पर मान लेते हैं ये दूरी जो है वो है D। तो पहले गोले पर आवेश Q1 मान लेते हैं, दूसरे गोले पर आवेश Q2। तो Q1 बराबर हमको दे दिया है कि पहले गोले पर आवेश है 0.4 माइक्रो कूलाम। अब यहाँ पर देखो एक ये जो है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। ऐसी अगर नैनो है तो 10⁻⁻9 हो जाता है। पिको अगर है तो 10⁻⁻12। इसको कहते हैं माइक्रो। मैं बहुत ही आराम से आपको बताऊंगा, आप चाहो तो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। नैनो और ये जो है पिको, ये आपके यूज में आएंगे आगे। तो Q1 ये दे दिया, फिर Q2 जो है Q2 दिया है 0.8 माइक्रो कूलाम। अब हमसे D पूछ लिया है, ए पार्ट में पूछा है दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो भाई
बल दे दिया, इसके साथ साथ बल दिया कि F जो लग रहा है बल F वो कितना है 0.2 न्यूटन। देखो दिया है ना उसमें 0.2 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन। देखो यहाँ पे वायु शब्द जो दिया गया है इसका मतलब समझे क्या है, इसका मतलब है परावैद्युतांक K का मान यहाँ पर 1 लेना है, निर्वात की बात कर रहा है। ठीक, तो लिखेंगे F बराबर जो कूलम बल होता है F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे D स्क्वायर हो जाएगा। अपने को D चाहिए तो D इधर ले आएंगे और F को इसके बटे में कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा D स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई F। वैल्यू रख देते हैं 9 × 10 की पावर 9। Q1 कितना है 0.4 माइक्रो का मतलब मैं बता ही चुका हूँ यहाँ पर 10 की पावर माइनस, अरे यहाँ पे 7 कर दिया क्या, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6। Q2 है 0.8 × 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई F का मान कितना है 0.2 न्यूटन। सॉल्व कर देंगे इसको तो देखो ये हटेगा, इसका स्क्वायर है तो नहीं सॉरी स्क्वायर का होगा 0.2 ही तो है गुणे 10, ये F था तो ये F यहाँ पे लगा दिया। अब काट सकते हैं, देखो 2 1 1 2 दूनी 4। अब सॉल्व करते हैं तो 8 दूनी 16, 16 9 ये 144 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर माइनस 6 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर है तो 10 की पावर माइनस 2 ये हो जाएंगे गुणे 10 की पावर 1 ये रखा है ये इधर हो जाएगा। तो देखो 144 गुणे सॉल्व करेंगे 10 की पावर 9 और गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 और 6 12 12 और 2 14 माइनस का 14 गुणे 10 की पावर 1। अब 9 और 1 यहाँ कितना हो जाएगा 144 गुणे 10 की पावर 9 माइनस 44 माइनस 14 प्लस 1। सॉल्व कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 144 गुणे 10 की पावर, देखो 9 और 1 10, 10 में माइनस 14 चलेगा कितना अच्छा माइनस का 4। तो बस इसको सॉल्व कर दो, D स्क्वायर बराबर आ गया 144 गुणे 10 की पावर माइनस 4। 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो 12 गुणे 12 गुणे ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो D से हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं तो वैल्यू आ गई 12 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 0.12 मीटर, या इसी को हम ऐसे भी ले सकते हैं 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर 10 की पावर माइनस 2 मीटर वाला होता है 1 सेंटीमीटर। तो D की वैल्यू ये आ गई। तो पहला पार्ट अपने को पता चल गया कि दोनों जो गोले हैं उनको 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा तब इतना बल लगेगा। अब इसके बाद बी पार्ट को देखते हैं हम। बी वाला पार्ट क्या है इसी का 1.1 का बी पार्ट, 1.2 का बी पार्ट। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, तो ये पूछा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो देखो हमें पता है जो कूलाम का नियम होता है वो उनके बीच जो बल लगता है वो बराबर होता है। जो बल होता है अगर इसमें F बराबर 0.2 न्यूटन लग रहा था तो छोटे वाले पर भी 0.8 न्यूटन बल ही लगेगा, बराबर लगेगा। तो हम आंसर लिख देंगे 0.2 न्यूटन। यानी कि Q1 Q2 जब भी होते हैं Q1 Q2 में जो बल इसमें लगेगा वही बल इसमें लगेगा, क्योंकि इसका जो बल का जो मान होता है Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, इस वजह से। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं 1.3। की ओर देखते हैं। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर बटे जी एम पी विमाहीन है। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ये विमाहीन है। ठीक है, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है।
तो सबसे पहला मान तो बाद में रखेंगे, सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना है कि ये हमारी कैसी राशि है, विमाहीन। तो विमाहीन सिद्ध करने के लिए देखिए क्या है कि पहले तो ये है सबसे एक टफ विधि जो है, आप ऐसा करने लग जाएं, इन सबके मात्रक लिखने लग जाएं। मात्रक नहीं लिखना है, यहाँ पर देखो जो स्मॉल के है वो 1/4πε0 है। इन सब के आप मात्रक लिखें, फिर उसको सॉल्व करें तो ये विमाहीन आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने की एक दूसरी विधि है, वो क्या है कि हम इसको ऐसा सिद्ध कर सकते हैं कि देखो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ले लें, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ले लें, जिन पर दोनों पर आवेश E और E ही होता है। दोनों पर आवेश कितना होता है, E और E। इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और इस पर प्लस होता है। इनके बीच दोनों बल निकालें। कौन कौन से बल निकालें, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों का अनुपात निकाल लें तो हमारा काम चल जाएगा। तो लिखेंगे 1 और 8 दूरी पर रखें, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन r दूरी पर रखे हैं, अतः इनके बीच वैद्युत बल कितना लगेगा, वैद्युत बल F E बराबर लगेगा 1 या K सीधे लिखेंगे क्योंकि K के रूप में दिया, K E इंटू E अपॉन R स्क्वायर बराबर K E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये पहला वाला आ गया। और इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल F G बराबर कितना आ जाएगा, F G बराबर आ जाएगा कैपिटल G M E M P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब हमें ये ऊपर चाहिए ये नीचे चाहिए, तो इसलिए F E बटे F G बराबर निकाल लेते हैं। देखो कितना आ जाएगा, K E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई G M E M P बटे R स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो K E स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर ऊपर डिवाइडेड बाई G M E M P। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा और हमको डिजायर्ड रेशियो यहाँ पर मिल जाएगा G M E M P। अब देखो इस तरफ ये देखो ये भी बल है, ये भी बल है, तो बल का मात्रक न्यूटन, तो ये भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1, यानी कि ये विमाहीन हो जाएगा। या हम लिखेंगे K E स्क्वायर डिवाइडेड बाई G M E M P बराबर कितना हो जाएगा, F E डिवाइडेड बाई F G बराबर ही कितना हो जाएगा, न्यूटन। देखिए जब भी यहाँ पे ये न्यूटन लिखा गया है डिवाइडेड बाई, तो स्मॉल n बनाइए हमेशा, न्यूटन और न्यूटन। जब भी यूनिट किसी वैज्ञानिक के नाम से जो भी यूनिट रखी जाती हैं, अगर उसका पूरा नाम आप लिख रहे हैं तो उसका पहला लेटर स्मॉल लेटर आपको बनाना है, और अगर उसका यूनिट लिख रहे हैं सिर्फ एक लेटर वाली तो कैपिटल लेटर, यानी कि यूनिट के रूप में ये न्यूटन को ऐसे लिखा जाएगा। और अगर एक सिंगल लेटर लिख रहे हैं तो ये, अगर हमने ऐसा लिख दिया न्यूटन तो ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि ये प्रदर्शित कर रहा है व्यक्ति को, जबकि ये प्रदर्शित कर रहा है व्यक्ति के नाम पर जो यूनिट रखी गई उसको। न्यूटन से न्यूटन कट गया, यहाँ पर हमको मिला 1, तो हम कह सकते हैं इसलिए K E स्क्वायर बटे G M E M P एक विमाहीन राशि है। ठीक है, देखो न्यूटन से न्यूटन कट गया, यहाँ पर 1 आ गया। 1 जो है एक संख्या है और संख्या की कोई विमा नहीं होती, तो ये विमाहीन राशि है। अब हमको इसका मान याद करना है, तो देखिए तो K E स्क्वायर डिवाइडेड बाई G M E M P बराबर कितना हो जाएगा, तो K का मान कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹। E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई G 6.67 इंटू 10⁻11
और ME 9.01 इंटू 10⁻³ kg और गुणे प्रोटॉन का मास होता है लगभग 1.67 इंटू 10⁻20। मैं भूल रहा हूँ इसका मान कितना होता है, 27 या समथिंग ऐसा ही होता है, 27 kg। ये जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है हमको ऐसा याद रखना है, वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 1880 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1880 के आसपास ही होता है इसका मतलब, ठीक है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर शायद फिर शायद 28 होना चाहिए था यहाँ पे। तो जो भी हो वो मान एक बार देखना पड़ेगा कितना होता है, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर रखता हूँ। हाँ, ये सही रखा गया है यहाँ पर, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इतना ही होता है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब ऐसे देखिए बिना कैलकुलेटर के तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जैक्टली ना सॉल्व करके इसका अप्रॉक्सीमेट मान हम ज्ञात करते हैं, इसको लगभग मान ज्ञात करते हैं। तो देखो जो 9 है, ठीक, यहाँ पर देखिए जो एक 9 है और 9.01 है, ठीक। तो हम इस 9 से इस 9 को काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 1.6 का स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर 1.67 है, तो हम एक यहाँ पर काट सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर एक 1.6 सिर्फ बचेगा। तो अब क्या बचा, देखिए यहाँ पर हमारे को बचा 1.6 इंटू 10⁻9 गुणे 10⁻−19 दूनी 38 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10⁻−11 गुणे 10⁻−31 गुणे 10⁻−27। तो ये जो है हमारा लगभग मान है, आसपास पहुँचेगा उसके। तो अब अगर हम देखें तो पहले 1.6 डिवाइडेड बाई 6 पॉइंट, अब देखिए 6 को हम 67 लिख सकते हैं ऐसे, गुणे 10 की पावर देखें यहाँ पर, हाँ 9 गुणे 10 की पावर -38 गुणे 10 की पावर माइनस नीचे 11 ऊपर जाएगा प्लस का 11 प्लस का 31 गुणे 10 का प्लस का 27 हो जाएगा। जो नीचे घात माइनस की होती है, अंश हर से अंश में जाएगी या अंश से हर में जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो ये बदल गया है। अब देखो अगर चाहें तो हम 16 एकम 16 16 2 32 16 43 16 चौको 64 16 चौको 64 लगभग 4 ले सकते हैं यहाँ पे। तो 1/4, तो 1/4 के लगभग लिख सकते हैं गुणे 10 की पावर। अब देखो सॉल्व करते हैं तो 9 और 11 20 हो जाएंगे, तो ये 20 फिर माइनस का 38 प्लस का 31 प्लस का 27। अब सॉल्व करिए, 38 में से 31 घट गए तो यहाँ पे बचा माइनस का 7, तो ये चला गया। अब 27 में से 7 चले गए, यहाँ पे बचा 20 और 20 और 20 जुड़ा कितना आ गया 40, तो ये लगभग आ जाएगा 1/4 गुणे 10 की पावर 40। तो इसको हम 0.25 ले सकते हैं गुणे 10 की पावर 40। तो इसको हम चाहे तो 2.5 इंटू 10⁻39 कर देंगे, तो लगभग इतना ही मान हमारे को मिल जाएगा, KE²/GME/MP। तो ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि ये जो यहाँ पर वैसे ये किसके बराबर था, ये था हमारा FE/FG के। अर्थात ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है यानी कि कूलम फोर्स है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, वो उनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का इतना गुना है। अगर हम यहाँ पर कोटि का मान देखें तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो 10 की पावर 39 हो जाएगी, मतलब इतने गुना ज़्यादा बड़ा होता है कूलम फोर्स। इसीलिए देखिए यहाँ पर जो पेन रखा है इस पर पूरी पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान इस पर बल लगा रहा है, लेकिन तब भी मैं इसको ऊपर की ओर उठा ले रहा हूँ। आपने प्रयोग किया होगा, आप बालों में कंघा रगड़ करके जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर ले जाते हैं तो पूरी पृथ्वी उस कागज़ के टुकड़े को अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है, बावजूद उसके वो कागज़ के टुकड़े ऊपर की ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि जो कूलम फोर्स है दोनों के बीच लगने वाला कागज़ और कंघे के बीच में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस एग्जाम्पल से इस चीज़ को, इस न्यूमेरिकल से इस चीज़ को यहाँ पर बताया भी गया है। तो आशा करता हूँ कि ये वाला
न्यूमेरिकल जो है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप इस न्यूमेरिकल को 1.5 की स्पीड से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं तो धीरे धीरे बताऊंगा ताकि उन बच्चों को भी समझ में आए जिनको न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है। 1.4 देखिए स्क्रीनशॉट आपको दिख गया होगा। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो आवेश Q होता है वो मूल आवेश प्लस E के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है। इतने ही मूल आवेशों को जोड़ जोड़ कर ही किसी भी आवेश को बनाया जा सकता है। अर्थात इस प्रकृति में आवेश की एक ऐसी मात्रा मौजूद है जिससे छोटा आवेश स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है। सारे आवेश इसी मूल आवेश के योगफल से बने हैं। अर्थात जो आवेश Q है वो प्लस माइनस एन ई के रूप में लिखा जाएगा, या जहाँ पर n बराबर जो है वो पूर्णांक संख्या है। अर्थात इस प्रकृति में 1.5 ई आवेश मुक्त रूप से नहीं मिलेगा, ये आवेश आपको नहीं मिलेगा। 2.86 ई ये आवेश आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति में ऐसे आधे आवेश नहीं मिला करते हैं, सिर्फ ई के पूर्णांक गुणज ही मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वांटीकरण का सिद्धांत। अब फिर आगे ये कहा गया है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों के व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। तो देखिए जब हम किसी धातु का टुकड़ा लें, ये धातु का टुकड़ा जैसे तार है, इस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे होता है इसमें 2⁻21 इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये होते हैं इनका घनत्व। अब इतने घनत्व के जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम इन इलेक्ट्रॉनों को एक गैस जैसा मान सकते हैं। जैसे आपके कमरे में जो गैस भरी होगी वो एक एक परमाणु से मिलकर बनी है, यानी कि जो गैस भरी है वो भी क्वांटीकृत है। लेकिन जब हम कमरे की पूरी गैस को देखते हैं तो परमाणुओं की संख्या इतनी ज़्यादा है, गैस के अणुओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम इसको एक स्थूल मान सकते हैं। यानी कि गैस को पूरा एक, जैसे पानी है तो पानी का, अब हम जब भी पानी पिएंगे तो हम पानी के एक एक अणु को नहीं पी रहे हैं, वैसे तो एक एक अणु जा रहा है, लेकिन हम पानी के अणु इतने छोटे हैं कि जब हमको स्थूल यानी कि बड़े पैमाने पर देखते हैं तो उनको एक यूनिफॉर्म मान सकते हैं, अर्थात उनके क्वांटीकरण को हम छोड़ सकते हैं। तो पानी को हम कैसा मान सकते हैं? सतत मान सकते हैं, कॉन्टीन्यूअस मान सकते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है कि जैसे आवेश है तार के अंदर भरा है, तो हम यहाँ पर ये नहीं मानेंगे कि एक एक आवेश है, हम ये मानेंगे कि जो आवेश की गैस भरी है, इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गैस। आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। तो बस इतनी सी बात है कि परमाणु की तार में या धातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि हम इनको स्थूल रूप से गैस की तरह मान सकते हैं। तो क्वांटीकरण के सिद्धांत को यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पर आता अगला सवाल 1.5 पढ़ते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य खाता है। तो देखिए जैसे मान लेते हैं ये है कांच की छड़, ठीक है, ये कांच की छड़ है हमारी, और ये है हमारा रेशम का टुकड़ा है, ये रेशम का टुकड़ा है। तो अभी हमें यह नहीं पता है कि जब इसको रगड़ेंगे तो किससे किस में आवेश गया, ठीक है, हमें नहीं पता। लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जब हमने इन दोनों को एक दूसरे से रगड़ा तो एक धनावेशित हो गया और एक जो है वो ऋणावेशित हो गया। तो मान लेते हैं ये जो है हमारा धनावेशित हो चुका है और ये जो है वो ऋणावेशित हो चुका है। तो कैसे धनावेशित और कैसे ऋणावेशित हुए होंगे? तो देखो धनावेश इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है, जो भी वस्तु धनावेशित होती है उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर पहुँच गए होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच गए,
तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब पहुँच गए हैं तो इस पर 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई, तो इस पर ऋण आवेश आ गया। यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल करके चले गए हैं तो इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर कमी हो गई है। शुरुआत में क्या रहा होगा, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, मान लेते हैं यहाँ पर इतने प्लस और इतने ऋण थे। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए हैं। तो देखो इसके पास अब क्या बचा, इसके पास बचा प्लस 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 माइनस माइनस, एक एक्स्ट्रा लिख दिया क्या मैंने, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक। तो देखो प्लस माइनस आवेश 0, प्लस माइनस आवेश 0, 3 ये प्लस के बचे रहेगा। तो इसीलिए जो कांच की छड़ है वो धनावेशित हो गई है। और रेशम के टुकड़े पर भी मान लेते हैं ऐसे ही कुछ आवेश रहे होंगे, मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो पहले से थे। ये जो 3 यहाँ से गए हैं वो इसके पास आ गए होंगे, माइनस माइनस माइनस। तो देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 3 माइनस के एक्स्ट्रा आ गए हैं। इसीलिए यहाँ पर माइनस का 3 ई आवेश आ गया है, यहाँ पर प्लस का 3 ई आवेश आ गया है। तो ये धनावेशित हो गई, ये ऋणावेशित हो गई। तो ये क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है, आवेश एक जगह से चल के दूसरी जगह चला गया है, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर आवेश का स्थानांतरण हुआ है, आवेश यहाँ पर पैदा नहीं हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं ये आवेश संरक्षण का पालन हो रहा है। तो ये 1.5 हो गया। अब 1.6 की ओर चलते हैं। चलिए पढ़ते हैं। 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC और QD 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। तो ये देखिए, ये बढ़िया सवाल है। तो पहले मैं ये वर्ग बना लेता हूँ एक बार। तो देखो यहाँ पर ये वर्ग थोड़ा रंगीन कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगे देखने में। तो देखिए यहाँ पर 1.6 में हमने एक वर्ग बना लिया है, 10 सेंटीमीटर की भुजा का है। तो इसको 10 सेंटीमीटर नहीं खींचा हमने, मान लिया ऐसे, ठीक। तो QA, QB, QC यहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम ये A, ये B, ये C और ये D है, ये हमारा इसका केंद्र है। तो QA बराबर कितना है, QA यहाँ पर रखा हुआ है, QA यहाँ पर है, QB यहाँ पर है, QC यहाँ पर है, QD यहाँ पर है। इनके मान भी लिख लेते हैं कि QA बराबर कितना है, QB बराबर कितना है, QC बराबर कितना है और QD बराबर कितना है। तो चलिए हम उनके मान लिखते हैं। QA है हमारा 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर है -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर है हमारा 2 माइक्रोकूलम, QD बराबर है -5 माइक्रोकूलम। मैं बता चुका हूँ 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁶। तो देखते हैं यहाँ पर जो है आवेश जो है माइनस, तो हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर जो आवेश है वो कितना है, प्लस का 2। अब माइक्रो को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर है माइनस का 5, यहाँ पर है प्लस का 2, यहाँ पर है माइनस का 5। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए यहाँ पर जो आवेश रखा है वो कितना है, 1 माइक्रोकूलम। यहाँ पर Q0 जो बल रखा है, Q0 बराबर जो है 1 माइक्रोकूलम रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बल है अगर हम ध्यान से देखें तो प्लस के कारण जो वैद्युत बल लगेगा इस पर, उसकी दिशा कहाँ की ओर हुई, बाहर की ओर होगी, ऐसे यूँ ऐसे होगी। और ये भी प्लस का है, तो और 2 इधर है 2 इधर है, दोनों बराबर हैं, तो ये तो इधर ही हो जाएगा। तो Q पर A और C के कारण जो बल लगेगा
उनका नेट प्रभाव क्या हो जाएगा, नेट प्रभाव इनका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखेंगे Q0 पर A व C के कारण बल कितना हो जाएगा, देखिए बल जो हो जाएगा FA और FA प्लस FC जो होगा वेक्टर सहित अगर इसको लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा एक जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाई ये दूरी जो है AO स्क्वायर। और अगर इसकी दिशा हम नीचे की ओर जो है, नीचे की ओर अगर यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 CO स्क्वायर, इसको माइनस लेना पड़ेगा। अगर इधर की ओर प्लस लिया है तो इधर की ओर माइनस लेना पड़ेगा, इधर की ओर अगर नीचे की ओर प्लस है तो ऊपर की ओर माइनस। वैसे ये करने का तरीका नहीं है कि ऐसे प्लस माइनस आपने कैसे मान लिया, लेकिन हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। हम ये दिशाएं लेने के लिए बाध्य, मतलब अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब ये बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि AO बराबर जो है वो CO है और QA बराबर जो है वो QC है। तो एक तो ये हो गया। अब इसी प्रकार देखेंगे, इसी प्रकार देखो अगर यहाँ पर इनके मैग्नीट्यूड बराबर ना होते तो फिर हम इसको दूसरी तरीके से करते, वो तरीका फिर मैं बताता आपको कैसे है, लेकिन अभी क्योंकि बराबर है तो हम इसको सीधे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर, फिर देखते हैं QO पर B व D के कारण बल, तो कितना हो जाएगा FB वेक्टर प्लस FD वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो हम चाहें तो नीचे की ओर इधर की ओर प्लस ले सकते हैं इसमें और ऊपर की ओर माइनस ले सकते हैं, ये दूसरे बल हो गए। तो कितना हो जाएगा 1/, अब देखो थोड़ा सा इसके कारण जो बल होगा वो नीचे की ओर होगा ये, और इसके कारण जो बल होगा वो इधर की ओर होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऋण आवेश है, जबकि यहाँ पर A के कारण ये A के कारण था, ये C के कारण है, ये B के कारण है और ये D के कारण है। दोनों में अंतर है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाई BO स्क्वायर, इसको प्लस ले लेते हैं, प्लस दिशा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाई DO स्क्वायर, इसको माइनस ले लेते हैं। फिर से इसका मान कितना हो जाएगा 0, चूँकि BO बराबर क्या है हमारा DO है और QB बराबर QD है। देखो -5 बराबर है, तो ये 0 हो गया। तो लिखेंगे अतः Q0 पर कुल बल अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों का बीजगणितीय योग होता है। तो बस F बराबर कितना हो जाएगा, F नेट बराबर हो जाएगा सभी आवेशों का योग, यानी कि FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD, यही होना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें FA और FC, इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, FA प्लस FC इसको ऐसे कर सकते हैं, और FB प्लस FD इसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। इसका मान हमने निकाल रखा है 0 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 0, प्लस इसका मान भी कितना है 0 बराबर 0। तो जो नेट बल लगा हमारा वो कितना हो गया, वो हो गया 0 न्यूटन। तो 0 न्यूटन का बल यहाँ पर लग रहा होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो प्लस माइनस किया है, आप अगर दो को लेकर करेंगे तो आप स्वेच्छा से इसको प्लस या माइनस ले सकते हैं,
लेकिन अगर इनके मैग्नीट्यूड अलग होते तो फिर मैं दूसरी तरीके से इसको सॉल्व करता है। इसकी पहले मैं दिशाएं बनाता, फिर इसको सॉल्व करता। ठीक, अब वो दूसरे तरीके से सॉल्व किया जाता, लेकिन इतना टफ शायद आपसे अब नहीं पूछता है सवाल, अगर आता है तो मैं बताऊँगा। तो 1.6 आपका हो गया इस तरीके से। तो कुल मिला के Q0 पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, 0 बल लगेगा, अर्थात ये स्थायी संतुलन की अवस्था में है। अब 1.7 जो है वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में पूछा गया। ये मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ। 1.7 कह रहा है स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है। जैसे ये क्षेत्र रेखा ऐसे जा सकती है, यहाँ पर टूट जाए और फिर यहाँ से ऐसे निकल जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि बीच में टूट गई। टूटने वाला काम नहीं होता है वैद्युत बल रेखाओं में। ऐसा क्यों? जैसे मान लेते हैं वैद्युत रेखा इस ओर जा रही है, ठीक, तो यहाँ पर ज़्यादा आवेश रहा होगा, यहाँ पर कम आवेश रहा होगा, यहाँ पर ज़्यादा विभव, यहाँ पर कम विभव, ठीक। तो यहाँ पर ये टूट गई है, तो अगर कोई आवेश यहाँ पर रखा है, ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर, तो ये एकाएक यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो बीच में क्या हुआ, बीच में वैद्युत क्षेत्र एकदम से शून्य हो गया। तो अब इस शून्य वैद्युत क्षेत्र को पार करके जाने के लिए इस आवेश को अनंत बल की आवश्यकता होगी, जो कि ये नहीं हासिल कर पाएगा। अनंत बल अर्थात अनंत ऊर्जा, जो कि असंभव है। तो वैद्युत बल रेखाएं एकाएक नहीं टूट सकती हैं, क्योंकि वैद्युत बल शून्य होने के बावजूद भी ये आवेश इसको क्रॉस करके यहाँ पहुँच गए हैं। तो बस इतनी सी बात है। दूसरा क्या है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती। क्यों नहीं करती? तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, तो जैसे दो वैद्युत बल रेखाएं, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो इस बिंदु पर अगर हम देखें, तो इस बिंदु पर मैं थोड़ा रंगीन चित्र बना लेता हूँ। एक वैद्युत क्षेत्र ऐसे खींचें और एक स्पर्श रेखा यहाँ पर ऐसे खींचें। इस वैद्युत क्षेत्र नहीं था, स्पर्श रेखा थी। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो उस बिंदु पर रखे हुए बिंदु आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस पर इधर की ओर लग रहा है, इस पर इधर की ओर लग रहा है। देखिए, एक ही बिंदु पर रखे आवेश Q0 पर एक साथ दो दिशाएं प्रदर्शित हो रही हैं, अर्थात ये दो दिशाओं में चलने की कोशिश करेगा एक साथ, जो कि असंभव है। ठीक, जो कि क्या है, असंभव। या तो ये इधर जाए या तो इधर जाए। तो ये किसको चूज करेगा? इसके पास अब आज़ादी नहीं है, तो ये चुन नहीं पाएगा। अर्थात जो बिंदु आवेश होगा, अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं काट देती हैं, तो उस बिंदु पर वैद्युत आवेश के पास दो दिशाएं होंगी चलने के लिए, और एक ही बिंदु पर दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं, इसलिए यह असंभव है। अतः दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। QA बराबर दिया है +3 माइक्रोकूलम, QB बराबर आपको दिया है -3 माइक्रोकूलम। इनके बीच की दूरी जो D है वो है आपकी 20 सेंटीमीटर। पूछा है पार्ट ए में पूछा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो देखिए, यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर इसका मध्य बिंदु O है, और यहाँ पर हमारा +3 माइक्रोकूलम रखा है, यहाँ पर -3 माइक्रोकूलम रखा। देखिए, पूछा है वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो धन आवेश से बाहर की ओर निकलता है और ऋण आवेश में अंदर की ओर आता है। तो यहाँ पर अगर हम दिशा की बात करेंगे, तो इस बिंदु पर जो धन आवेश के कारण दिशा होगी वो इस ओर होगी ऐसे, और ऋण आवेश की वजह से अंदर की ओर होगी। तो मैं इसको जो है दूसरे कलर से कर देता हूँ, इसको रेड से कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पर दो बिंदु आवेशों के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो देखो, दोनों उसी दिशा में हैं, दोनों A से B दिशा में हैं। दोनों का क्षेत्र किस दिशा में? A से B दिशा में। अगर हम चाहें, जैसे मैं बता चुका हूँ, इस दिशा को हम +x मान सकते हैं। तो अब हम वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे, A के कारण O पर
वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ई ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब के का मान यहाँ पर कितना है, 1, निर्वात दिया गया है तो के का मान यहाँ पर जो है वो 1 है। क्यू ए यानी कि 3 माइक्रो कूलाम डिवाइडेड बाई ओ ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमको क्यू ए लिख लेना चाहिए था वैसे, अगर अभी वैल्यू एक साथ बाद में रखेंगे तो यहाँ पे क्यू ए बटे ये। दिशा क्या है, बाहर की ओर दिशा, प्लस एक्स की डायरेक्शन में है तो यहाँ पे प्लस एक्स कैप लिख देंगे। और बी के कारण ओ पर वैद्युत क्षेत्र देखिए कितना हो जाएगा, ई बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपॉन ओ बी का होल स्क्वायर। ये भी एक्स कैप की डायरेक्शन में है क्योंकि ये ऋणावेश की ओर जाएगा। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से ई एट ओ बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई ए प्लस ई बी। ये भाषा भी आपको लिखना सीखना है क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग्स होती हैं। तो वैल्यू रखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो दोनों में है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, क्यू ए बटे ओ ए का होल स्क्वायर प्लस क्यू बी अपॉन ओ बी का होल स्क्वायर और एक्स कैप को बाहर काउंट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो है ओ जो है मध्य बिंदु है, ओ जो है हमारा मध्य बिंदु है, देखेंगे चूंकि ओ ए बी का मध्य बिंदु है, अतः ओ ए बराबर ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर बटे 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर बदलें तो ये हो जाएगा 10 बटे 100 मीटर। 100 से भाग कर देंगे तो मीटर बदल जाएगा, यहाँ से इसको काट देंगे 1 बटे 10 मीटर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर रख देते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, ई ओ वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9 SI में है। क्यू ए और क्यू बी दोनों का मान कितना है, यहाँ पर 3 माइक्रो कूलाम बटे ओ ए कितना हो जाएगा, 1 बटे 10 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइक्रो कूलाम बटे 1/10 का होल स्क्वायर और ये एक्स कैप। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, तो क्यू ए तो था धनात्मक, क्यू बी था ऋणात्मक, लेकिन मैंने यहाँ पर चिन्ह नहीं लिया है। बिल्कुल इसलिए चिन्ह नहीं लिया गया है क्योंकि मैं यहाँ पर इनकी दिशाओं के साथ इनका मान ले रहा हूँ और वैद्युत क्षेत्र लिखते समय कभी भी आवेश का चिन्ह नहीं लिया जाता है, उनकी दिशाएं लिखी जाती हैं। अगर दोनों आवेश समान आवेश होता तो दोनों फिर घट जाते क्योंकि एक वेक्टर इस ओर होता और दूसरा वेक्टर इस ओर होता, तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे। देखो इसीलिए दोनों वेक्टर जो है एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों जुड़ रहे हैं। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, 9 गुणे 10 की पावर 9, 1 बटे 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर गुणे 3 माइक्रो कूलाम। अब देखो 3 ये सेम 2 बार था तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। सेम चीज़ें 2 बार आ रही हैं, एक्स कैप। सॉल्व करते हैं इसको, 3 दूनी 6 और यहाँ पे आ जाएगा 9 गुणे 6 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर 2 गुणे माइक्रो कूलाम का मतलब 10 की पावर -6 और एक्स कैप। सॉल्व करते हैं, 9 छक्का 54 गुणे 10 की पावर 9 2 11, 11 में से 6 गए, कितना बचेगा, सो एक बार घटा के देख लेते हैं, 9 में से 6 गए, 3 3 और 2 5, इतने एक्स कैप। एक बार दशमलव लगा के इसमें लिख लेते हैं तो 1.54 इंटू 10⁻6 एक्स कैप। देखिए यहाँ पर जो 54 था ये इसमें एक दहाई है, एक 10 जो है इसको चला गया तो इसका एक 10 बढ़ गया, 10 और 6 E0, यही हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, इतने न्यूटन पर कूलाम। अब इसका पार्ट भी देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1.8, दरअसल ये मैं पुरानी NCERT का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसमें 1.8 क्वेश्चन है, लेकिन नई NCERT आई है जो 23-24 वाली अगर आप देखोगे तो ये उसका 1.7 क्वेश्चन है, तो 1.7 कर लीजिए इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, अब 1.A पार्ट तो हो गया और अब B पार्ट देखते हैं। B पार्ट में क्या कहा गया है, पढ़ देता हूँ इसको मैं।
मैंने यहाँ पर थोड़ा गलती कर दी है, ये 1.8 ही है, यहाँ से चेंज नहीं हुआ है। दरअसल चेंज आपका आया है ये वाले क्वेश्चन में, दरअसल जो है 1.12 क्वेश्चन जो है 1.12 क्वेश्चन है, इसमें ए और बी पार्ट है, इसमें एक 1.13 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दे दिया गया है, तो 13 वाला क्वेश्चन अब हटा दिया गया है वो। तो जो 13वां क्वेश्चन था, जो 14वां क्वेश्चन था उसको 13 बना दिया गया है, तो उसके बाद एक एक घटता चला जाएगा, तो ये चीज़ हो रही है। तो 13 12 के बाद तक 12 तक तो सब सेम है, लेकिन जो 13 था उसको हटा दिया, तो अब जो 14 क्वेश्चन होगा उसको हम 13 कहेंगे, इस तरीके से चलेगा। चलिए तो हम इसका 1.8 का बी पार्ट पढ़ लेते हैं क्या है। देखो बी पार्ट में लिखा है, यदि 1.5 × 10⁻⁻9 कूलाम परिमाण का Q बराबर यहाँ पर Q बराबर 1.5 × 10⁻⁻9 कूलाम का कोई परिमाण का ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। यानी कि O पर अपने को रख देना है, O पर आपको ये आवेश रखना है Q, तो इस पर कितना बल लगेगा। तो भाई सीधी सी बात है, F वेक्टर कितना होता है, बराबर होता है Q × E0 वेक्टर। तो बस यहाँ पर रख देते हैं, तो Q कितना है, माइनस का 1.5 × 10⁻⁻9 कूलाम, तो ये हो गया आपका 1.8। अब 1.9 की ओर हम बढ़ते हैं। 1.9 स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, तो मैं पढ़ देता हूँ। किसी निकाय में दो आवेश QA और QB क्रमशः दो बिंदुओं A तथा B पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अब देखिए यहाँ पर निर्देशांक दिए गए हैं A और B के, तो हमको यहाँ पर एक निर्देशांक बना लेना होशियारी का काम होगा। और यहाँ पर जो है ये जो ऐसे x अक्ष इस तरीके से आ जाएगी, तो यहाँ पर ये x, ये y और ये z अक्ष। तो देखो कौन सा है, A बिंदु कहाँ पर है, 0 0 -15, यानी कि 0 0 -15 यानी कि x0 जो A पॉइंट है वो कहाँ पर है, वह 0, 0, -15 सेंटीमीटर। तो ये होता है x, ये होता है y और ये होता है z। तो हमको z अक्ष तो ये है माइनस का z अक्ष, ये प्लस का z कैप, ये माइनस का z कैप। तो यहाँ पर कहीं हमारी जो बिंदु है वो QA रखा है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक। पहली चीज़ हो गई। फिर B पॉइंट देखते हैं कहाँ पर है। B पॉइंट कहाँ पर है, B पॉइंट जो है हमारा 0, 0, +15 सेंटीमीटर पर रखा है। तो x0, y0, z 15, तो यहाँ पर QB रखा है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब QA और QB के हमें मान दे दिए हैं। QA बराबर कितना है, 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम, और QB बराबर कितना दिया है, -2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम। हमें क्या निकालना है, निकाय का कुल आवेश। तो पहला A है, निकाय का कुल आवेश। भाई कुल आवेश का मतलब दोनों को जोड़ देना है, QA + QB। तो एक तो है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम प्लस -2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम। तो देखो एक प्लस का एक माइनस का घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 कूलाम। तो निकाय का कुल आवेश कितना है, 0 कूलाम। बी पार्ट, इसमें A और B नहीं कहा गया, लेकिन दो पार्ट में पूछा गया है। तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P पूछा है, तो P बराबर कितना हो जाएगा, Q × 2L होता है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, L इतना होता है, तो 2L कितना हो गया, 15 15 30, और Q 1 है, कोई एक लेते हैं।
तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम और कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम गुणे 30 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 25 3 75 और एक जीरो कट जाएगा तो 75 गुणे 10⁻7 और 2 9 माइनस का 9, तो एक अंक आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻8 कूलाम मीटर, ये आ जाएगा। और दिशा क्या होती है? दिशा होती है हमेशा माइनस से प्लस की ओर। तो देखिए ए वाला जो आवेश है हमारा वो प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमारा तो द्विध्रुव होगा वो ऐसा जाएगा यहाँ की ओर। ये हमारा द्विध्रुव की दिशा है। ये हमारा द्विध्रुव माइनस जेड की ओर। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ वेक्टर के रूप में, तो वेक्टर के रूप में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा माइनस का जेड कैप, माइनस जेड कैप। तो माइनस जेड कैप की डायरेक्शन हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो अब आपको ये 1.9 सवाल आ गया होगा। ये बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा देखो, तभी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो, बताया जाएगा। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। 10वां सवाल। अब देखते हैं 10वां सवाल 1.10। थोड़ा नीचे रख लेता हूँ ताकि लिखने में अच्छा रहे। सवाल पढ़ लेते हैं, स्क्रीनशॉट आपको दिख गया होगा। 4 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक P दिया है। P कितना दिया है? परिमाण दे दिया है 4 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम मीटर, और किसी एक समान विद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र E का मान कितना दिया है? 5 गुणे 10⁻4 न्यूटन कूलाम प्रति वर्ष। कई बच्चे ऐसा पूछ लेते हैं, सर आपको कैसे पता चल गया कि इनमें से कौन वैद्युत द्विध्रुव है और कौन वैद्युत क्षेत्र है? तो अगर आप भी ऐसी किसी कन्फ्यूजन से जूझ रहे हैं तो भाई इनकी मात्रक देख लिया करो। अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो P बराबर होता है Q इंटू L, तो Q कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव हो गया। और अगर वैद्युत क्षेत्र होता है तो वो होता है F बाई Q, तो कूलाम पर न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। तो देखो ये न्यूटन पर कूलाम है, ये कूलाम इंटू मीटर है। वैसे तो इसमें लिखा ही है, सवाल पढ़ के आपको समझ में आ जाता है। अब कहा कि गया है कि यहाँ पर ऐसे वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? इनके बीच की जो चौड़ाई है, स्पेस है, वो बराबर रहना चाहिए ऐसे। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर कोई द्विध्रुव रखा है, मैं ऐसे बना देता हूँ। ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है इधर की ओर P वेक्टर, जो कि वैद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो यहाँ पर कोण दिया गया 30 डिग्री पर संरेखित है, तो 30 डिग्री का ये कोण बना रहा है। तो यहाँ पे थीटा दे दिया है 30 डिग्री। तो हमसे पूछा है टाउ बराबर कितना होगा। टाउ क्या है हमारा? बल युग्म आघूर्ण। तो हमें पता है टाउ बराबर कितना होता है। टाउ बराबर होता है P क्रॉस E। तो ये है सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसका मान होता है P E साइन थीटा। इसका अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा P E साइन थीटा। तो P का मान रखते हैं 4 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम मीटर। E का मान है 5 गुणे 10⁻4 न्यूटन इंटू कूलाम इनवर्स, और ये साइन थीटा का मान हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो सॉल्व कर देते हैं। 4 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम मीटर, 5 गुणे 10⁻4 न्यूटन इंटू कूलाम इनवर्स इंटू साइन थीटा का मान हो जाएगा 1/2। ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4,
5 दूनी 10 गुणे 10 की पावर -9 में से 4 गया -5 और देखो ये कूलाम्स -1 से ये कूलाम कट गया, ये न्यूटन इंटू मीटर आ गया, न्यूटन इंटू मीटर। 10 की घात 1 यहाँ से यहाँ पर ये 2 बचा हमारा, तो 2 गुणे ये हो जाएगा। अरे नहीं 5 दूनी 10 हमने कर तो लिया ना पूरा, 5 दूनी 10 ही तो किया है। ठीक, तो यहाँ पर एक घात और घट जाएगी तो 10 की पावर -4 न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा। ये इसका परिमाण आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसका हमें से परिमाण परिकलित करना था, हमें दिशा इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी थी। अगर दिशा कैलकुलेट करनी होती तो फिर ये दिशाओं सहित दिए जाते, तो फिर वो भी हम कैलकुलेट कर लेते। ये 1.10 हो गया, बस इतना सा सवाल है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। सवाल जो पूछा जाएगा पता है कैसे पूछा जाएगा, आपसे पहले ये वाला डेरिवेशन करा लिया जाएगा और फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल ये दे दिया जाएगा, बन गया 5 नंबर का सवाल। तो अगर आप न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं तो आप NCERT के न्यूमेरिकल लगा के जाइए, इन्हीं से न्यूमेरिकल बना के दिए जाते हैं, तो आप इसको सीरियसली लीजिए।